we are with the independent candidate from Hisar Assembly constituency, Mrs. Savitri Jindal ji. She is chairperson of the Jindal Industries, and also we know that one of the richest women of the country. Uh, we want to talk to her about her journey in politics and under what circumstances she has decided to join the fray as an independent candidate from Hisar Assembly constituency. किन हालात में आपको इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया? असल में हम लोग शुरू से हिसार में रहते हैं। हिसार मेरा घर है और हिसार के जो लोग हैं मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं। तो मेरे हिसार परिवार ने कहा कि क्या चुनाव लड़ना है, तो हम लोग भी मन बना के बैठे थे कि जरूर चुनाव लड़ेंगे अब की बार। अच्छा। और शायद बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। लेकिन फिर आपको मालूम है कि किसी कारणवश बीजेपी से आपको टिकट की उम्मीद थी? मतलब उम्मीद वैसे नहीं थी, लेकिन सोच रही थी मैं शायद हो सकता है। ओके। तो नहीं हुआ तो मेरे परिवार ने यही कहा, हिसार परिवार ने, कि चुनाव जरूर लड़ना है। तो मैंने भी फिर सोचा ओके ठीक है, एक बार जब हिसार परिवार इतना बोल ही रहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं इनकी बात मानती हूँ। ओके। और मैंने इनकी बात मानकर इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला कर लिया। तो अभी आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपने हफ्ता हो गया आपको इलेक्शन की कैंपेन में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है हिसार से? देखिए, हिसार से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सारे मेरा पूरा हिसार परिवार मेरे साथ है और सब लोग अपने अपने तरीके से सारे लगे हुए हैं, क्योंकि ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव हिसार वालों का चुनाव है। मुझे तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना दिया, बाकी सारा चुनाव वो लोग ही लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव उनका है, वो लड़ रहे हैं। ओके। अच्छा, जब आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो कोई दबाव, कहीं से प्रेशर आया बीजेपी से, खासकर बीजेपी से, क्योंकि आपके बेटे नवीन जिंदल जी कुरुक्षेत्र से बीजेपी के एमपी हैं, कि आप इलेक्शन ना लड़ें, इस तरह की कोई बात या कोई प्रेशर आपके ऊपर आया? कहीं से कोई प्रेशर नहीं आया, कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके परिवार में ये चीज चर्चा हुई तो तब ये फैसला कैसे लिया गया परिवार के अंदर, जिंदल परिवार के अंदर? परिवार ने भी कहा कि ठीक है, कि मम्मी को जो अच्छा लगता है उनको करने दो। ओके। तो हम सब साथ हैं। तो अच्छा। मैंने फैसला ले लिया। अच्छा, तो आपके ऊपर ही उन्होंने छोड़ दिया? हाँ जी। तो आपने हिसार के लोगों के साथ का जो फैसला था उस पे आपने रहे। तो अभी हम मतलब नवीन जिंदल जी का क्या रोल देखते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए मदद करें यहाँ पे, या क्योंकि वो पार्टी से बने हुए हैं, बीजेपी के स्टार कैंपेनर भी हैं, तो वो बीजेपी के लिए नेचुरली कैंपेन करेंगे। आपको लगता है कि हिसार में उनका कोई रोल है आपके लिए? देखिए, वो पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी उसे जो आदेश दे उसे अपनी पार्टी का आदेश मानना चाहिए, और वो बिल्कुल पार्टी के लिए काम करेगा जो उसको पार्टी आदेश देगी। ओके। और यहाँ हिसार के अंदर मेरे बहुत सारे बेटे लगे हुए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर मतलब कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हिसार वालों का चुनाव है, तो वो लोग अपना चुनाव को लड़ रहे हैं खुद ही। अच्छा, आपने टेक्निकली एक चीज बात कही थी कि आप बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है, तो एग्जैक्ट स्टेटस क्या था? आपने कांग्रेस छोड़ी थी या बीजेपी ज्वाइन की थी या नहीं की थी? मैंने ऐसे तो बीजेपी को ज्वाइन नहीं की। अच्छा, आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। अच्छा। तो मतलब अभी भी आप बीजेपी या कांग्रेस किसी के भी मेंबर नहीं है? अब इतना मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। क्या हूँ। अच्छा। तो मैं ओम प्रकाश जिंदल जी जो है हिसार से कई बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कुरुक्षेत्र से भी एमपी रहे हैं। तो जब वो राजनीति में थे उन्होंने एक मुकाम अपना बनाया, तो आपका उस दौरान क्या रोल रहा था? आपने उनके जो पॉलिटिकल जो एक लाइफ थी उसके दौरान आप, क्योंकि आपको भी किसी सर्कमस्टांसेस में उनकी एक अनटाइमली जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद आपने ज्वाइन करना पड़ा, उस दौरान का आपका क्या अनुभव है? देखिए, जिंदल साहब जब पॉलिटिक्स में थे तो मेरा उतना कोई खास रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जब लेडीज आती थी तो जिंदल साहब मुझे जरूर कहते थे कि तुम्हारी बहनें आई हुई सबसे मिल लो, तो मैं उनके साथ मिलती थी। और उन सब के साथ मेरा बहुत अच्छा भी व्यवहार, मतलब उन सब का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि वो मुझे अपने परिवार के सदस्य ही लगती थी। अच्छा। धीरे धीरे करके मैं उनसे मिलती रही। और जिंदल साहब के जाने के बाद बाकी जिंदल साहब अपना काम सारा खुद ही करते थे। उनका पॉलिटिकल जब जो भी होता था खुद ही कर देते थे। मैं तो अपना घर को संभालती थी।
और उनके जाने के बाद सभी ने जैसे मेरे प्रेशर बनाया कि जरूर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह खाली हुई है, हम लोग खाली नहीं छोड़ेंगे, हिसार हमारा अपना है। तो हिसार के लोगों के जो काम है उनको हम जरूर करवाएंगे। बच्चों ने भी यही कहा और हिसार के लोगों ने भी यही कहा। तो मैं पॉलिटिक्स में आ गई। और आने के बाद हिसार वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, हर सुख दुख में। जिससे आज भी कोई भी बात होती है तो मेरे हिसार वाले सबसे आगे बढ़कर मेरा साथ देते हैं। ठीक है। अभी क्या मुद्दे हैं, कुछ आप इलेक्शन में गए हैं, शहर के लोग बहुत आ रहे हैं। एक तो आप 10 साल आपने राजनीतिक जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे आप एब्सेंट रहे, वो क्या कारण थे? 2014 में आपने इलेक्शन लड़ा था, 19 में आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो क्या रीजन था कि आपने? क्योंकि 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस समय किसी कारणवश हार गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और 19 में फिर मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब के और मेरे सभी लोगों का यही विचार था कि हमें चुनाव जरूर लड़ना ही है। तो इस बार फिर ऐसे ही सर्कमस्टांसेस बन गए कि मुझे उनका कहना मानकर। और तो क्या इश्यूज आपको हिसार से नजर आ रहे हैं कि जिसके कारण लोगों ने आप पे प्रेशर बनाया, या आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए हिसार में? हिसार के अंदर जैसे मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जैसे सड़क हो गई, पानी है, सीवरेज व्यवस्था है, ये सारी चरमराई हुई है। मेरे टाइम में 10 साल पहले जैसे डली थी तो वो सारी अब छोटी पड़ गई, हिसार बहुत बढ़ गया। तो जो साथ साथ जो व्यवस्था भी होती है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वो बढ़ी नहीं। तो आज सीवरेज भी जगह जगह से ओवरफ्लो हो रहे हैं। पानी की निकासी, जब बारिश हो जाती है तो पानी जगह जगह भर जाता है, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। और सड़कें भी बरसात की वजह से टूटी हुई हैं। आपने भी देखा होगा कि जगह जगह से सड़क टूटी हुई है। तो लोगों की मूलभूत सुविधाएं तो यही हैं। मैं पीछे भी कहीं पर गई थी तो वहाँ लेडीज मेरे पास आई और आके कहने लगी, आप हमारे पानी का निकलवा दीजिए, क्योंकि हमारे घरों में जब पानी घुस जाता है हमारा सारा सामान खराब हो जाता है। मुझे भी सुन के बड़ा खराब लगा। वास्तव में पानी की निकासी होनी चाहिए। तो मूलभूत सुविधाओं पे पूरा ध्यान दूंगी। और बाकी मेरा हिसार परिवार जो मेरे ध्यान में लाएगा, ये हमारी समस्याएं हैं। एक हमारे हिसार में सड़कों पर पशु बहुत हैं। हाँ जी, हाँ जी, आवारा पशु। आवारा पशु तो देखिए मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, ये पशु बहुत हैं, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं। तो जब रात को कोई भी आता जाता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं जी। और बहुत मुश्किल हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, किसी को तो किसी की जान भी चली जाती है। तो हम लोगों ने सोचा हुआ यही है कि चुनाव जीतने के बाद अगर हिसार की जनता मुझे चुनाव जिता देती है, उसके बाद हम लोग हिसार में जितने भी पशु हैं, जगह जगह गौशालाएं खुली हुई हैं, तो हम लोगों ने बात की हुई भी है कि हम सब गौशालाओं में अलग अलग जगह पे भिजवा देंगे, जिससे कि हमारे हिसार में इस चीज़ का जो एक्सीडेंट्स वगैरह का खतरा होता है वो नहीं रहेगा। तो आपको जीत की कितनी उम्मीद है? आपके सामने मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? देखिए, इसमें तो हिसार की जनता का चुनाव है, और जनता जब एक तरफ हो जाए तो किसी से मुकाबला नहीं होता जी। इसमें जनता का अपना चुनाव है, अपने तरीके से वो लोग लड़ रहे हैं। तो अगर आप जीतती हैं तो अभी कुछ ऐसा है कि फैसला कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे या सरकार के साथ जाएंगे, या किसके साथ जाएंगे? सरकार के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ जाएंगे? देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ जीतने के बाद मेरे हिसार के जो मुद्दे होंगे उनको विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाऊंगी। अच्छा जी। जी। तो आप मंत्री भी रहे हैं हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गवर्नमेंट में। उस दौरान का आपका कैसा अनुभव रहा कांग्रेस के साथ? क्योंकि कांग्रेस में आपके अच्छे रिलेशंस हैं लीडर्स के साथ, तो आपका एज मिनिस्टर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? उस समय का सच बात तो ये है कि उसमें शुरू में मैं जब आई, मुझे वास्तव में कुछ भी नहीं आता था। मैंने सारा कुछ सीखा, और बाद में मेरा अच्छा रहा, क्योंकि जो काम मेरे सामने आए मैंने पूरी कोशिश की कि उनको अच्छे से करवा सकूं। तो मुझे पूरी सरकार से भी पूरी मदद मिली। सबने बताया भी कि हाँ ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो सबने मिलके मेरे काम करवाए भी, और मेरे काम हुए भी। तो लोगों को यही है कि जो काम बोल देते कि करेंगे तो करती है, और अगर मना कर देते फिर नहीं करेगी। तो जो काम होने वाले होते हैं उनको मैं जरूर करवाती हूँ। तो आज भी अगर कोई ऐसे ही काम हो तो उनको भी मैं करवा सकती हूँ, करवाती भी हूँ जी।